हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सियन क्लासेस। दोस्तों आज फिर से एक बार हम लोग साइंस के मिसलेनियस टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ क्लास नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव गुर्दे की बीमारी का कारण बन सकता है। तो आपको याद रखना है कैडमियम। ठीक है, कैडमियम मानव गुर्दे की बीमारी जो है उसका वो बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे आयरन की कमी। ठीक है, इससे क्या होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आयरन की कमी से खून की कमी या एनीमिया हो जाता है। क्लियर है? ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। कह रहे हैं इनमें से कौन सी संरचना यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। देखिए सेल दो टाइप के होते हैं, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक बेसिकली क्या होते हैं, जो लगभग डेवलप्ड होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो पूरी तरह डेवलप नहीं होते। तो आपको याद रखना है मीसोसोम। मीसोसोम जो है ये यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो मेसोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। करण निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो देखिए ये जो सेल वॉल होता है ये पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं छाल। क्या कहते हैं, छाल। तो ये सेल वॉल ही क्या होता है, छाल होता है। तो ये पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पशु यानी एनिमल्स के सेल्स में नहीं पाया जाता। ठीक है, ओके। बाकी रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, प्लाज्मा लेयर, गोल्जी परिसर, ये सारी चीजें एनिमल सेल में भी पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अब यहाँ पे देखिए पौधों की कोशिकाओं में एक सेल की दीवार यानी क्लोरोप्लास्ट, अन्य विशेष प्लास्टिड्स, एक केंद्रीय रिक्तिका होती है। ये सारी चीजें होती हैं जो पशु कोशिकाओं के भीतर नहीं पाई जाती। सेल की दीवार एक कठोर आवरण, अभी मैंने बताया ना, छाल। ठीक है, ओके। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि समझिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कमी में यूकैरियोटिक सेल से भिन्न होती है। मतलब समझिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल डिफर्स फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल इन लैंकिंग, मतलब किस चीज की कमी होती है ये हमें बताना है। तो आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्रोकैरियोटिक में इस चीज की कमी होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो दो प्रकार के जीवों में प्राथमिक अंतर, जैसे यूकैरियोटिक सेल में जो झिल्ली, वो जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर वॉल, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। देखिए समझिएगा ध्यान से, जो सेल वॉल होता है, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के भी चारों तरफ एक झिल्ली पाई पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस वॉल, और ये होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल तो प्लांट्स में होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है, लेकिन ये न्यूक्लियस वॉल नहीं होता। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस चीज की कमी होती है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर इन्वेलप एंड डीएनए, न्यूक्लियर इन्वेलप एंड प्लास्टिड्स, डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका यानी सेल मेम्ब्रेन। बात समझिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात नहीं की गई है, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो पाया जाता है कमी, वो पाया जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप एंड प्लास्टिड्स। बाकी उसमें डीएनए भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, यहाँ पे सेल
मेम्ब्रेन भी होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, लेकिन सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में परमाणु यानी न्यूक्लियर एनवेलप एंड प्लास्टिड्स का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मात्र मानव कोशिका जिसमें फ्लैगेला है। देखिए, बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको एक दो क्वेश्चन और मालूम चलेंगे। तो वो कौन है? स्पर्म यानी शुक्राणु। आपको याद रखना है कि जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, ये भी क्या है? स्पर्म है। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्पर्म है ह्यूमन बॉडी का। और लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट सेल है वो है एग। ठीक है, एग वोमेन का। ये बात क्लियर है? अच्छा, ह्यूमंस में मतलब अगर लिविंग बींग्स में देखा जाए तो लार्जेस्ट सेल जो है, ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग बींग, मतलब अगर कोई जीवित प्राणी है या जीवित जीव है तो उसके लिए जो लार्जेस्ट सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? स्पर्म। स्पर्म इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए कि इसका ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसी को फ्लैगेला बोला जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज दैट ये स्पर्म है और ये इसके, जिसको हम लोग पूंछ बोलते हैं, तो जब ये ओवरी के अंदर जब एग के पास जा रहा होता है तो अपने आप को मोशन में लाने के लिए इसको लगातार ये मूव करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। अधिकांश पाचन कहाँ होता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांश पाचन होता कहाँ पर है? तो अधिकांश पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है। लगभग आप मान सकते हैं कि 5 से 6 मीटर तक लंबाई इसकी होती है। तो अगर लेंथ की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन, डायमीटर में बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन। तो अधिकांश पाचन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जबकि पाचन की शुरुआत, पाचन की शुरुआत तो मुंह से ही हो जाती है। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है? अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको कहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है? उसको एब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, बातें क्लियर हो गई आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस हिसाब से कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि रासायनिक पाचन में छोटी आंत होता है। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि इसी छोटी आंत में, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, लैंगर हंस की द्वीपिकाएं, लैंगर हंस की द्वीपिकाएं ये कहाँ पर होती हैं? तो ये कहाँ होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही विली होती है। ये लास्ट टाइम रेलवे एग्जाम्स में पूछा गया था। ये विली क्या करती हैं? तो ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन और हवा, सॉरी यहाँ पे हवा होना चाहिए। भोजन और हवा दोनों के माध्यम से जो जो यात्रा कर, किसके माध्यम से भोजन और हवा दोनों यात्रा करती हैं? तो आपको याद रख लेना है, फेरिंग्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फेरिंग्स। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेरिंग्स आपको याद रखना है। दूध प्रोटीन के पाचन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है रेनिन। दूध प्रोटीन के पाचन में कौन भाग लेता है? तो रेनिन भाग लेता है। तो दूध प्रोटीन के पाचन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है? कौन सा एंजाइम, कौन सा हार्मोन? तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है, ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन हेल्प करता है डाइजेस्ट किस चीज का? प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। लेकिन अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन देखे होंगे, जो दूध का प्रोटीन होता है उसको कौन करता है? तो उसको
रेन इन करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पास्कल किसकी यूनिट है? तो पास्कल किसकी यूनिट है? दबाव की यूनिट है। इसको पीए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको बोला जाता है। उसके बाद एक पास्कल में, समझिएगा, एक एटीएम में यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है। अच्छा, आवृत्ति की यूनिट क्या होती है? तो हर्ट्ज होती है। कंडक्टिविटी यानी चालकता, तो चालकता क्या होती है? प्रतिरोधकता की रेसिप्रोकल, यानी यहाँ पे जो सिग्मा होता है ये होता है 1/रो। 1/रो यानी इसका यूनिट क्या बना? तो ये बना ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब फोर्स हो जाएगा इस यहाँ पे। कह रहे धातुएं बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं, क्योंकि क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस घटना को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा होता है। तो देखिए, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो आधुनिक ग्लोबल वार्मिंग तथा कथित ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम में वृद्धि का परिणाम है। पृथ्वी की सतह वार्मिंग और जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस उपस्थित कारण वायुमंडल में रह जाती है। इससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन करें करें एक परमाणु में नाभिक में कौन कौन होते हैं? बात समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपसे पूछा गया है नाभिक में, तो नाभिक में कौन होते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन लगातार इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। एक विलायक में 1 किलोग्राम मौजूद, आप समझिएगा, एक विलायक के 1 किलोग्राम मौजूद विलेय को मोल संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है मोलैलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोललता। क्या बोलते हैं? मोललता। अगर यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पे 1 किलो की बजाय अगर 1 लीटर होता, ठीक है, अगर 1 लीटर विलायक होता, विलायक, तो उसको बोला जाता है मोलरता। ठीक है, मोलरता यानी मोलैरिटी। उसके इसमें ये क्वेश्चन, इसमें इसका आंसर बनता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा था? मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा ऋणात्मक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन इसका सही जवाब होगा। तो फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है और सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील गैर धातु भी है। कॉपर सल्फेट के घोल से तांबे को पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा Fe। कौन सा सही आंसर होगा? Fe। ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये भी बातें कुछ समझ लीजिए कि कॉपर सल्फेट के घोल से, अब कॉपर सल्फेट का मतलब क्या हुआ? कॉपर सल्फेट का मतलब हुआ Cu। ठीक है, तो देखिए, CuSO4 कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से जब हम Fe लगा देते हैं तो बनता क्या है? FeSO4 प्लस Cu, मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर बाहर आ चुका है। धातुकर्म प्रक्रिया में एक धातु को एक संयोजित अवस्था में प्राप्त किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मेटलर्जी क्या होती है। तो मेटलर्जी बेसिकली होता क्या है कि हम ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग
ओर से मेटल निकालने का प्रोसेस सीखते हैं, तो इसमें यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गलाना। ठीक है, तो फ्लक्स की उपस्थिति में किसी भी कम करने वाले एजेंट द्वारा अपनी पिघली हुई अवस्था में धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस के अणुओं की गति सबसे अधिक होती है? तो आप पहले ध्यान समझिएगा, किसी भी गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 3RT/m। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 और R यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, 3 और R क्या है? कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि K जो है ये प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? T/m, यानी टेम्परेचर ज्यादा और मॉलिक्यूलर वेट कम। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो सबसे कम तो हाइड्रोजन का होगा, लेकिन क्या टेम्परेचर? तो टेम्परेचर भी यहाँ पर काफी है। ठीक, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए मॉल इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको यहाँ पे किस में रखना है? केल्विन में रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा H2 एट माइनस दिस। तो दी गई गैस में से -50 डिग्री सेल्सियस, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आपको क्या मानना है? माइनस का 50। तो 50 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन का अधिकतम मान और उच्चतम गति होगी। वह नियम जो यह बताता है कि तरल में घुली हुई गैस की मात्रा उसके आंशिक दबाव के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे हम दबाव बढ़ाते हैं वैसे उसमें घुलन होने की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी का नियम। हेनरी के नियम में ये बताया जाता है कि जैसे मान लिया कोई ये एक सॉल यहाँ पे इस तरीके से सॉलिबिलिटी है, और इसमें अगर हम कोई चीज घोलना चाहते हैं तो इसमें जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा ये जो जिस चीज को हम घोल रहे हैं, ठीक है, वो उतनी ही ज्यादा घुलेगी जितना ज्यादा प्रेशर होगा। सो आज के वीडियो में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनटीपीसी की अच्छी तैयारी करने के लिए। हैव अ गुड डे।